या आ ही नहीं रहे हैं, रिकॉर्डिंग के भरोसे पे रुके हुए हैं। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टीचिंग मैथमेटिक्स के एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स यानी कि तरीके हैं। ये क्या खुल गया, सेव नहीं हुआ था क्या ये? ठीक है, अलग अलग मेथड्स इसके अंदर पढ़ने हैं। अब ये जो मेथड्स हैं ये आपके ईवीएस के अंदर भी है। ठीक है, तो आप यहीं से अच्छे से समझ लेना ताकि ईवीएस में भी आपको समझ आ जाए। और आपके यही मेथड जो है सीडीपी में भी थे। ठीक है, तो ये हमारा पेपर नंबर 5 मैथ्स की यूनिट 3 है, क्लास भी 3 है। ठीक है, तो सबसे पहला ही टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल टीचिंग। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे दो मेथड आते हैं वो आता है एक एनालिटिकल टीचिंग, ठीक है, और दूसरा आता है हमारा सिंथेटिक टीचिंग। ठीक है, एनालिटिकल और सिंथेटिक का मतलब समझेंगे, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, बहुत सिंपल से दोनों मेथड है। ठीक है, कुछ नहीं है इन दोनों के अंदर। एनालिटिकल का मतलब होता है टू एनालाइज। ठीक है, ये जो वर्ड एनालिटिकल आया है ये किस वर्ड से निकल के आया है? एनालिसिस वर्ड से। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है बेटा तोड़ देना, ब्रेकिंग अप। तो बेसिकली ये मेथड ये कहता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? इसके पार्ट्स कर दीजिए। उसके बाद बेटा ये हर एक जो पार्ट है इसका, इस हर एक पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व करिए। ठीक है, हर एक पार्ट को आपने क्या करना है? अलग अलग सॉल्व करना है। इसको बोला जाता है एनालिटिकल मेथड, होल टू पार्ट। जब हम पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसके छोटे छोटे पहलुओं पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 5 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं इन 5 बच्चों की प्रॉब्लम्स देखूंगी, पहले की प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, तो मैं बैकग्राउंड चेक करूंगी। ठीक है, मैं इनका इंटरेस्ट चेक करूंगी। ठीक है, मैं इनकी संगति चेक करूंगी कि किस उसमें ये रह रहे हैं, मैं इनको ऑब्जर्व करूंगी। मैं इनकी फैमिली से बात करूंगी और मैं इन बच्चों की काउंसलिंग करूंगी। अलग अलग टुकड़ों पे मैंने काम किया। ठीक है, और अलग अलग टुकड़ों को सॉल्व करके मैंने इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। ये होता है एनालिटिकल टीचिंग। जब आप एक ही प्रॉब्लम के कई सारे टुकड़े कर देते हैं, उसको छोटी छोटी सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा बढ़िया एग्जांपल इसमें बॉड मास का आता है। आप बच्चों को बॉड मास सिखाते हो, जैसे कि 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, इस तरीके से। तो आप कैसे सिखाते हो? आप टुकड़े बाय टुकड़ा सिखाते हो कि बेटा पहले इस पार्ट को सॉल्व करो, ब्रैकेट्स को, फिर डिवीजन को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो। तो आपने क्या किया? इस बड़ी सी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया। तो ये एनालिसिस करना होता है। ठीक है, या रिसर्च जो आप करते हैं, आप किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उसके वो एनालाइज करोगे। क्या मटेरियल यूज हुआ था इसके अंदर, किस कंडीशन के अंदर इस चीज को किया गया था, क्या क्लाइमेट था उस टाइम पे, क्या रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पे, क्या कमी रह गई इसके अंदर। तो ये आपका एनालिटिकल टीचिंग होता है। ठीक है, सिंथेटिक जो होता है बेटा वो कंप्लीटली इसका उल्टा होता है। सिंथेटिक कहता है कि आपके पास बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, आप इन सब को आपस में कनेक्ट करके, सिंथेसाइज मतलब टू कनेक्ट, आप इनको आपस में कनेक्ट करके क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में आपके पास प्रॉब्लम है, आपने उसको एक प्रॉब्लम बना दिया और फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हो सब्जेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो जब ऐसे हम एज अ होल पढ़ाते हैं, इसमें क्या होता है? पार्ट टू होल। जब हम एज अ होल पढ़ाते हैं तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, बच्चे बोर नहीं होते पार्ट टू होल के अंदर। ठीक है, इसके बाद
टाइम और लेबर बच जाता है, शॉर्ट मेथड होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर इनके डिफरेंसेस नोट्स में दे रखे हैं, पढ़ लेना। ठीक है, कि एनालिटिकल मेथड जो होता है वो होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे सिंपल एलिमेंट्स में तोड़ देना। सिंथेटिक का मतलब होता है सिंपलर एलिमेंट्स को जोड़ देना। ठीक है, एनालिटिकल जो होता है इसमें स्लो टाइम टेकिंग होता है ये आपका। ठीक है, और ये सिंथेटिक जो होता है बेटा इसमें जल्दी काम होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं पड़ती। एनालिटिकल जो होता है इसके अंदर ओरिजिनलिटी होती है, इसके अंदर मेमोरी आती है। ठीक है, ये फॉर्मल होता है आपका, ये इनफॉर्मल होता है। एनालिटिकल जो है ये इसको डिस्कवरी का मेथड कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है तो डिस्कवरी होती है। ठीक है, सिंथेटिक जो है इसमें ऑलरेडी डिस्कवर्ड फैक्ट्स जो हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है। ये एनालिटिकल जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और तुम्हारा सिंथेटिक जो है ये तुम्हारा प्रोडक्ट होता है। एनालिटिकल क्या है, प्रोसेस सोचने का, और सिंथेटिक क्या है, आपके विचारों का प्रोडक्ट। ठीक है, एनालिटिकल लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है, मेहनत लगती है, और सिंथेटिक जो होता है ये शॉर्ट होता है। ठीक है, कम में हो जाता है। एनालिटिकल के अंदर हम अननोन से नोन की ओर बढ़ते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये पूरी प्रॉब्लम पहले मुझे नहीं पता थी, लेकिन अब मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो अब मुझे ये समझ आ रही है। ठीक है, सिंथेटिक में हम नोन से अननोन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सिंथेटिक में हम नोन से अननोन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला वो हो गया मेथड, एनालिटिकल और सिंथेटिक। अब इसके बाद हमारे दूसरे आते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, हर जगह ये आपसे पूछे जाते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव क्या होते हैं बेटा, आपकी आगमन विधि। डिडक्टिव क्या होती है, आपकी निगमन विधि। इंडक्टिव का मतलब होता है बेटा, जब हम कोई भी टॉपिक बच्चे को समझाते हैं तो पहले उसको एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण। ठीक है, और इस तरीके से उदाहरण देते हैं कि वो बच्चा जो है इन उदाहरणों से ही अपने आप नियम बना लेता है। बच्चा उदाहरणों से ही क्या कर लेता है, अपने आप एक नियम बना लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक गमला है, ठीक है, इसके अंदर 4 फूल रखे हैं। मैंने एक बच्चे को बुलाया। ठीक है, मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने बोला कि इसमें से एक फ्लावर निकाल लो। पहले मैंने पूछा कि टोटल कितने हैं, बच्चे ने बोला 4। मैंने बोला एक निकाल लो। अब कितने बचे, तो पहले चाइल्ड ने बोला कि 3। दूसरा बच्चा आया, मैंने कहा अब एक निकाल लो, तो अब कितने बचे, कहेगा 2। तीसरा बच्चा आया, मैंने कहा अब एक निकाल लो, तो ये कहेगा कि अब बचा 1। चौथा बच्चा आएगा, मैं कहूंगी एक और निकाल लो, कहेगा 0। ठीक है, ये क्या चल रही है, उदाहरण की तरीके से हम समझा रहे हैं। अब मैं कहूंगी इससे कि आपने इससे क्या सीखा, तो बच्चे कहेंगे कि जब भी हम किसी चीज में -1 करते हैं तो वो उस नंबर का प्रीडिसेसर होता है। प्रीडिसेसर क्या होता है, बिफोर वाला नंबर। ठीक है बेटा, मेरे पास बुक नहीं है, मैं पेज नंबर नहीं बता सकती। यूनिट 3 है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, देख लो कहाँ है। मैंने जो नोट्स दिए मैं उसमें से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरे पास बुक नहीं है हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश में मैंने खोल के नहीं देखा, तो मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट नोट से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, -1 क्या है कि जब भी हम किसी नंबर में से एक चीज निकालेंगे तो वो उसका क्या बनेगा, प्रीडिसेसर। ठीक है, अब यही मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं बोलूं कि वापस से एक फूल डाल दो, फिर उसमें एक बच्चा बोलेगा, चौथा मतलब फोर्थ बच्चा बोलेगा कि अब 1 हो गए, तीसरा बोलेगा कि 2 हो गए, दूसरा बोलेगा कि 3 हो गए, पहला बोलेगा कि 4 हो गए। ठीक है, तो हमने इसमें बोलेंगे कि क्या रूल बनाया कि जब हम +1 करते हैं किसी नंबर में तो उसके आगे वाला नंबर आता है। ये टर्म भले ही हम बच्चों को दें कि इसको क्या बोलेंगे, सक्सेसर। ठीक है, तो उदाहरण से हम नियम की ओर गए। इस तरीके से आप ये लिख के भी आ सकते हो एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल से जब बच्चा खुद नियम बनाता है समझते समझते, उसको बोला जाता है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड के अंदर बेटा आप कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हो। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक कॉन्क्रीट मटेरियल था, इससे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट चीज के पास गई, जो ये नियम है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या है, रूल्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, इनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है। इसके अंदर आप नोन से अननोन की तरफ जाते हो। उदाहरण क्या था, नोन,
आपको पता चल रहा है, बच्चे को पता चल रहा है कि जब एक फूल निकाल दिया तो वो तीन बन गया। तो नोन से, ज्ञात से अननोन की ओर जा रहा है। अननोन क्या चीज थी उसके लिए? प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ये टर्म्स उसके लिए अननोन थी। ठीक है, बच्चा जो होता है इसके अंदर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इंडक्टिव मेथड से साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। बच्चे जो है उनको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, खुद से नियम बनाना सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हैं तो कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन की आदत बनेगी बच्चों के अंदर। ठीक है, अलग अलग मीनिंगफुल मेमोरेबल लेसन्स बनेंगे, डिस्कवर करेंगे खुद से, कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होंगी। ये सारी चीजें होंगी बच्चों के अंदर अपने आप। ठीक है, तो ये आपका इंडक्टिव मेथड हो गया। अब इसके बाद इसका उल्टा आ जाता है डिडक्टिव मेथड। ये तो इंडक्टिव हो गया, अब ये डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड कैसे समझाएंगे? देखिए, बिल्कुल इसका उल्टा, जो जो वहां लिखा है वही वही उल्टा लिखो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे कि इसको बोला जाता है, इंडक्टिव को बोला जाता है एग रूल मेथड। एग रूल मतलब बेटा, एग मतलब एग्जाम्पल, रूल आपका रूल, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाने वाला जो मेथड होता है उसको इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से रूल की ओर, एग रूल। डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड को बोला जाता है बेटा रूल एग, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाना है। ठीक है, मतलब पहले मैं आपको डेफिनेशन या फॉर्मूला वगैरह ये सब जो चीजें हैं ये मैं आपको पहले ही बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स के पास लेके जाऊंगी या मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें एक उदाहरण देंगे, नाउन। मैंने आपको बोला कि बेटा नाउन क्या है? किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का जो नेम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। मैंने आपको एक डेफिनेशन दी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये क्या था अभी आपके लिए? अननोन। अब मैं आपसे बोलूंगी कि बेटा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के मुझे एक एक नाम दो। ठीक है, कोई बोलेगा मैम राम, कोई बोलेगा पेन, कोई बोलेगा मैम काउ। ठीक है, कोई बोलेगा मैम, पेन क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, दिल्ली। ठीक है, और कोई बोलेगा पेन। तो ये क्या चीज थी? ये थी नोन चीज। नाम तो सबको पता है बच्चों को। ठीक है, नाउन कब इंट्रोड्यूस करते हैं हम? क्लास वन में। क्लास वन के बच्चे को नाम पता होते हैं, वो दो चार चीजों के नाम बता देता है आराम से। ठीक है, अपने अपना नाम बता देगा, दोस्तों का नाम बता देगा, जगह का नाम बता देगा, कहाँ वो रह रहा है यही बता देगा, एनिमल्स के नाम बता देगा दो चार के। ठीक है, थिंग्स भी बता देगा वो। तो ये नोन चीज हो गई। तो इसके अंदर हम बेटा अननोन से नोन की ओर जाते हैं, अननोन से नोन की ओर। तो पहले हमने बच्चे को नियम बता दिया, अब उससे हम उदाहरण मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये रूल एग मेथड होता है, अननोन से नोन। इसमें पहले हमने डेफिनेशन दी। डेफिनेशन क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट। और ये एग्जाम्पल क्या है? कॉन्क्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की ओर गए इसमें हम। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल्स क्या है? सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर गए हम इसमें। ये होता है डिडक्टिव मेथड। अब ये जो मेथड होता है बेटा ये यूज होता है ज्यादातर हायर क्लासेस में। वैसे तो मैंने आपको प्राइमरी का एग्जांपल दे दिया है, बट ये ज्यादातर हायर क्लासेस में यूज होता है जब बच्चे 9, 10, 11, 12 में पहुंच जाते हैं वहां पे, क्योंकि हम वहां पे उनको नियम बता देते हैं। मैथ्स के अंदर मान लीजिए मैंने ट्रिग्नो का, कैलकुलस का कोई नियम बता दिया और उसके बाद मैं कह रही हूँ उनको सॉल्व करो, मैंने उनको क्वेश्चन दे दिया, वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिडक्टिव मेथड है जहाँ पे हम पहले ही नियम बता देते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ाते हैं या व्याकरण हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम पहले नियम पढ़ाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाते हैं, राइट। उसके बाद हम उसके फिल इन द ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट या सर्कल ये सब करते हैं। तो ये डिडक्टिव मेथड है। ओके, तो इंडक्टिव जो है तुम्हारा पर्टिकुलर से जनरल। एक और चीज लिख लो, ये तुम्हारा चलता है जनरल से पर्टिकुलर की ओर। ठीक है, सामान्य सी डेफिनेशन है और पर्टिकुलर इसके पर्टिकुलर्स हैं। तो जनरल से पर्टिकुलर की ओर चलता है, इंडक्टिव पर्टिकुलर से जनरल की ओर चलता है। इंडक्टिव में बच्चा एक्टिव होता है क्योंकि पहले ही उसको एंगेज कर दिया जाता है। डिडक्टिव के अंदर बच्चा फॉर्मूलों को वेरीफाई करता है। जैसे कि मैंने उसको बोला कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैंने उसको ये थ्योरम दे दी, मैं कहूंगी प्रूफ कर।
ठीक है, तो वो प्रूफ करके दिखाएगा हमें इस ट्राइंगल के जरिए से कि भैया ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, वो अपने टर्म्स लगा देगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। नहीं, ये ट्रिपलेट नहीं है ना हमारा, 3 का 9 होता है, 2 का 4 होता है, 9 4 13, नहीं 4 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से वो अपना ट्रिपलेट लगा देगा और इस थ्योरम को प्रूफ करेगा। तो डिडक्टिव के अंदर बच्चा फॉर्मूले और रूल्स को प्रूफ करता है, वेरीफाई करता है। इंडक्टिव जो होता है इसमें बच्चा एक्सप्लोर करता है, डिडक्टिव जो होता है इसमें एक्सप्लोर नहीं करता है। इंडक्टिव जो होता है इसमें बच्चे की जो नॉलेज है वो स्टेबल रहती है, मतलब क्योंकि उसने खुद ही नियम बनाया है एग्जाम्पल से, तो उसकी नॉलेज स्टेबल रहती है। इसके अंदर नॉलेज स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि बच्चा पहले ही नियम सीख जाता है और नियम को याद करना पड़ता है। इंडक्टिव में लॉजिकल थिंकिंग होती है, डिडक्टिव में लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। इंडक्टिव के अंदर जो है बच्चा करके सीखता है, डिडक्टिव में करके नहीं सीखता है। इंडक्टिव में बच्चा जो है ग्रुप वर्क सीखता है, डिडक्टिव में नहीं सीखता है, इंडिविजुअली लर्न करता है, ठीक है। इंडक्टिव जो है चाइल्ड सेंटर्ड है, ये डिडक्टिव जो है ये तुम्हारा टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। इंडक्टिव जो होता है बेटा इसमें टीचर्स और बच्चे दोनों एक्टिव हो जाते हैं, डिडक्टिव के अंदर टीचर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसमें टीचर ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। इंडक्टिव साइकोलॉजिकल है, डिडक्टिव साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, ठीक है। ये आपके दूसरे मेथड हो गए। अब आते हैं हमारे थर्ड वाले पे, जिसको हम बोलते हैं प्ले मेथड, जो आपका मैथ्स में और जीके ईवीएस में बड़ा आएगा, ठीक है। प्ले मेथड क्या है बेटा, सिंपल जो इसका नाम है बिल्कुल वही है कि बच्चों को एंजॉय करवा के प्ले के जरिए से, गेम्स के जरिए से जो है आप बच्चों को जो आपकी मैथ्स है उसको क्या करना है, आपने इंटरेस्टिंग बनाना है, एंजॉयबल बनाना है, एंटरटेनिंग बनाना है, ताकि बच्चों की जो एनर्जी है वो बूस्ट हो, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, उनको मजा आए, ठीक है। तो आपको गेम्स लेकर आने हैं। गेम्स क्या होता है, गेम्स बच्चों को पसंद आते हैं, बच्चे जो है गेम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, खुश होके खेलते हैं वो, ठीक है। और गेम्स भी ऐसे जिसमें फिजिकल वर्क हो, ऐसा नहीं बैठे बैठे बस कुछ फिजिकल वर्क वाला चाहे वो फिजिकल वर्क इतना ही हो कि अपनी सीट से खड़ा होना है, बस इतना ही क्यों ना हो, लेकिन उनको मजा आएगा इस चीज में, ठीक है। चाहे वो इतना ही क्यों ना हो कि तुम्हें अपने हाथ ऊपर करने हैं या हाथ नीचे करने हैं, या तुम्हें घूम घूम जाना है, या तुम्हें उठक बैठक करना है, इतना ही क्यों ना हो, उनको मजा आएगा। तो फिजिकल वर्क होना चाहिए गेम्स में इन्वॉल्व, तो मैथ्स जो होती है उसकी जो टीचिंग है बेटा वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। जब हम बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, मेरा कर्सर कहाँ गया, जब हम बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे खुद से रूल्स बनाते हैं, ठीक है, अपने रूल्स बनाएंगे, अपनी उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो हमारे सामने आती हैं कि इस गेम में बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, किस तरीके का एटीट्यूड उसका बन रहा है इस गेम के ज़रिए से, ये सारी चीज़ें सेट होने लग जाती हैं अपने आप, ठीक है। बच्चे जो है वो गोल्स बनाने लग जाते हैं, उन गोल्स को पूरा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे की मदद करते हैं तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो जाती हैं बच्चों के अंदर, टीम स्पिरिट कह सकते हो आ जाती है बच्चों के अंदर, ठीक है, टॉलरेंस आ जाता है बच्चों के अंदर, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं डेवलप होती हैं प्ले मेथड के जरिए से। मैथमेटिकल थिंकिंग जो है, मैथ्स में आप बहुत सारे गेम खिला सकते हो, जैसे इसमें आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, आप सबने बेटा लूडो खेला होगा, आप सबने ये वाला गेम खेला होगा जो सांप सीढ़ी होता था, ठीक है। ये मुझे याद है कि मैंने ये टीएलएम बनाया था अपना, जितना बड़ा रूम होता है ना बेटा, एक बेडरूम मान लो, बेसिक 10 बाय 10 का बेडरूम मान लो, इतना बड़ा मैंने चार्ट बनाया था, कई सारे चार्ट्स को जोड़ के उस पे मैंने पूरा सांप सीढ़ी बनाया इस तरीके से, ठीक है। और मैंने क्या किया था, 2 डाइस ले लिए थे इस तरीके से, क्यूब बना लिए थे, और यहाँ से स्टार्ट था, मैंने उसमें बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करवाया कि 2 डाइस हैं तुम्हारे पास, ठीक है, इन 2 डाइस को फेंको और दोनों के बीच में एक ऑपरेशन लगा दो, प्लस लगा दो या माइनस लगा दो या मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है, और उस हिसाब से अपने उतने स्टेप्स आगे बढ़ो। तो ये क्या है, इसमें बच्चे को मजा आएगा। तो ये एग्जाम्पल डालो इसके अंदर आप कि हम जो है स्नेक एंड लेडर बच्चों को खिला सकते हैं, उसमें हम 2 डाइस ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखना है आपने, जैसे मैं बोल रही हूँ ना ऐसे ही आपने बस इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका माध्यम है उसमें लिख देना है, ठीक है, कि स्नेक एंड लेडर का हम एक चार्ट बना सकते हैं, बड़ा सा 2 डाइस ले सकते हैं, दोनों डाइस पे जो भी नंबर आएगा बच्चे को उसमें हम ऑपरेशंस करा सकते हैं। मान लीजिए एक डाइस पे जो
जो है मेरा 2 आया, एक डाइस पे जो है मेरा 3 आया, ठीक है, मैंने बोला इनको प्लस करो, आंसर आया 5, तो मैं बच्चे को बोलूंगी कि बेटा 5 कदम जो है वो आगे बढ़ो, ठीक है। 5 कदम पे मान लीजिए सीढ़ी आ रही है तो बच्चा सीढ़ी चढ़ के ऊपर चल जाएगा, सांप आ रहा है तो सांप से कट के पीछे आ जाएगा। इस तरीके से आपने बताना है। तो प्ले मेथड में बड़ा मजा आता है बच्चों को ये सब करने में, ठीक है। और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो आप मैथ्स में करा सकते हो, ठीक है। अब प्ले मेथड से क्या होता है कि बच्चा जो है बेटा उसमें फियर नहीं होता, फियर फ्री हो जाता है, वो सिक्योर फील करता है, आपके साथ वो सिक्योर फील करेगा, ठीक है, उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसका प्रेशर बचपन से बच्चे पे बनाया जाता है। तो अगर हम खेल के जरिए से उसको सिखाएंगे तो ये जो प्रेशर है वो अपने आप उसका हल्का हो जाएगा। और जो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और नहीं आ रहा है ना इंटरेस्ट तो वो आपको कभी अच्छी नहीं लगेगी। तो इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर, उनके डिजायर्ड एटीट्यूड्स और स्किल्स डेवलप करना। लूडो खिला लो, ठीक है, ये सांप सीढ़ी खिला लो, बहुत सारे गेम्स हैं आपके, ठीक है। लॉजिकल और क्यूरियोसिटी बढ़ती है बच्चों की, इसके अंदर मैथ्स का फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। ओके, अब आता है हमारा फोर्थ, जिसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सिंपल मैथ्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स कैसी देनी है बेटा, आपने प्रॉब्लम्स देनी है बच्चों की रियल लाइफ से जुड़ी हुई, जो बच्चों की रियल लाइफ से जुड़ी हो, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, ऐसी प्रॉब्लम्स आप दीजिए, ठीक है। इनसे क्या होगा कि बच्चे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ नियम भी सीखेंगे, ठीक है, और बच्चे जो हैं इनको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप सबको याद होगा कि मैथ्स जब हम करते थे तो लास्ट की जो एक्सरसाइज होती थी वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम होती थी, याद है सबको। स्कूल में पहली 2-3 एक्सरसाइज ऐसी होती थी, फिल इन द ब्लैंक्स करो, इसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, लेकिन आखिरी एक्सरसाइज हर चैप्टर में होती थी वर्ड प्रॉब्लम्स की। याद आ रही है कैसे क्वेश्चन होते थे? दैट राम हैज 15 मीटर ऑफ क्लोथ, ही went to tailor and asked him for a shirt. Tailor told him that he needs 10-meter cloth. So how much cloth is saved? याद आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस? अरे भाई हो क्लास में, हाँ बोला करो, फॉरन कमेंट करो या थम्स अप करो या कुछ भी करो, या माइक ऑन करा करो, ठीक है, बोला करो। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते थे, तो हमें इसमें क्या है कि इसमें हमने क्या सीखा, प्लस सीखा, माइनस के आते थे, माइनस सीखते थे, मल्टीप्लाई सीखते थे, डिवाइड सीखते थे, मनी के ऊपर आता था, टाइम के ऊपर आता था आपका वर्ड प्रॉब्लम, है ना, कि भाई ट्रेन जो है भाई यहाँ से 7 बजे चली है, 5 बजे जो है वो वहां पहुंची है, तो बताओ ट्रेन को कितने घंटे लगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती थी ये हमें क्या सिखाती थी, ये हमें सिखाती थी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को, कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हम इन्हें अपनी असल जिंदगी में अप्लाई कर सकेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही आप लिख के आ सकते हो अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल स्टेटमेंट में, ठीक है। और फिर उसको एग्जाम्पल को आप समझाओगे कि ये जो एग्जाम्पल है ये बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कपड़ा हर कोई सिलवाता है लाइफ में, एक बार तो सिलवाता ही सिलवाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रेडीमेड खरीदता है, एक बार तो सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि सिलवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ रिलेटेबल क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं आज की उसमें लैंग्वेज में कि ये रिलेटेबल क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है इससे बच्चे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो स्किल्स है, ठीक है, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या होता है बेटा कि आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज। कॉम्पिटेंसीज कंपटीशन नहीं होता, कॉम्पिटेंसीज होती है आपकी एफिशिएंसीज, आप कितने काबिल हैं, आपको क्या आता है इसमें, ठीक है। ये चीज सॉल्व करना ये होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो बच्चों के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स रखिए, ऐसी चीजें रखिए जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हो। जैसे कि आपने बच्चों को बोल दिया कि भैया ये तुम्हारा क्लासरूम है, इसकी लेंथ और ब्रेथ मेजर करके बताओ जल्दी से, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ मेजर करी, आपने बोल दिया बच्चों को कि भाई यहाँ खड़ा हो, यहाँ से शुरू कर और पूरी क्लास का ऐसे चक्कर काट के आ यहाँ पे और बता तू कितने कदम चला,
ठीक है, वो कदम को आप क्या बोल दो, पैरामीटर। ठीक है, इसका पैरामीटर है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारी चीजें सीखता है, वो सब भी आपने बताना है कि एडिशन सीखता है, सब्ट्रैक्शन सीखता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तुम्हारा क्या बोलते हैं, मेजरमेंट सीखता है बच्चा। ठीक है, मेजरमेंट में तुम्हारे क्या आ जाते हैं, डिस्टेंस वगैरह, कैपेसिटी आ जाती है तुम्हारा, और क्या आ जाता है, वेट वगैरह आ जाता है, मेजरमेंट में सब आ जाते हैं तुम्हारे। केजी भी आ जाता है, लीटर भी आ जाता है तुम्हारा, मीटर भी आ जाता है। ओके, बच्चा जो है क्या बोलते हैं, शेप्स के बारे में सीखता है। ओके, टाइम के बारे में सीखता है बच्चा, मनी के बारे में सीखता है बच्चा, ये सारी चीजें जो है बच्चे, स्टैटिस्टिक्स सीखते हैं बच्चे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सीखते हैं बच्चे। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इसके बाद आता है आपका एक्सपोजिटरी मेथड। कौन सा नंबर आएगा, फिफ्थ, एक्सपोजिटरी, जिसको हम डिस्कवरी भी कह सकते हैं या रिसर्च मेथड भी कह सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है। ठीक है, तो ये जो मेथड होते हैं बेटा, इसके अंदर इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस मेथड के अंदर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग होती है उसकी, यानी कि वो करके सीखता है। ठीक है, कैसे करके सीखता है, अपनी खुद की रिसर्च से। अब मैंने बच्चे को एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट मान लीजिए मैंने बच्चे को दिया, मैथ में क्या प्रोजेक्ट दे सकते हो आप, मैथ्स में क्या प्रोजेक्ट दे सकते हैं हम, करेंसी के ऊपर। जैसे एक बेसिक सा प्राइमरी का जो एक प्रोजेक्ट होता है कि बेटा आपको इंडिया की अब तक की जितनी करेंसीज आ चुकी हैं इंडिया में, मतलब जितने भी प्रकार के नोट्स आ चुके हैं इंडिया में या कॉइन्स आ चुके हैं, उनकी वो चिपकानी है, आपने चार्ट बनाना है। अब ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा जाएगा भैया सबसे पहले गूगल पे। ठीक है, गूगल पे ये टाइप करेगा कि इंडिया के अंदर अब तक जितने भी नोट्स और कॉइन्स आए हैं वो सबकी पिक्चर्स दे दो। तो गूगल उठा के इसको भाई हमेशा सदियों से जो चले आए, मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स होते थे उनके टाइम पे आप लोगों को याद होगा ऐसे पेंटागन शेप के सिक्के आते थे, पैसे के जो होते थे, 1 पैसा, 2 पैसा, 4 आना, 16 आना। ठीक है, हमारे टाइम पे जब मैं छोटी थी तो हमारे टाइम पे 25 पैसा भी था, 50 पैसा भी था। ठीक है, अब जो है 1 रुपया है, 1 रुपया भी है तो वो अलग अलग डिजाइन का आता है। एक आपका ऐसे पेंटागन बहुत ऐसे ऐसे शेप का आता है 1 रुपया, एक गोल छोटा आता है, एक गोल बड़ा आता है आपका। ठीक है, ऐसी 2 रुपए का सिक्का आता है, वो भी पहले भी अलग आते थे, पहले गेहूं बन के आता था, अब जो है वो अंगूठा छाप बन के आता है ना, ऐसे 2 उंगलियां करके आता है। ऐसे ही नोट दिखा देगा। पहले के नोट्स कैसे होते थे, साइज बहुत बड़ा होता था पहले के नोट्स का, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, अब और ही छोटा हो गया। पहले 1000 के नोट आते थे, अब नहीं आते। तो ये बच्चे ने क्या किया, ये रिसर्च की है कि किस किस तरीके से जब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब जब करेंसी चेंज हुई तो उसमें क्या परिवर्तन लाए गए, किस तरीके से उसमें चेंजेस आए। तो यहाँ पे बच्चे ने खुद सीखा, करके सीखा। तो ये रिसर्च मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, एक्सपोजिटरी मेथड है। इसके अंदर टीचर का रोल बेटा बस इतना ही होता है कि वो बच्चे को सिर्फ गाइड करेगी। गाइड क्या कर सकती है कि बेटा आप गूगल पे जाना, ये डालना, ठीक है, आपके पास अलग अलग इमेजेस आएंगी, उन इमेजेस को आप काटना, ठीक है, देखना उनके अंदर क्या बदलाव है, उनके बारे में आप ना लिखना कि ये कौन सी सदी में था, कौन से साल तक ये वाला सिक्का चला, कौन से साल तक ये वाला नोट चला। ठीक है, इसके बारे में तो सिर्फ डायरेक्शंस देगी, बच्चा अपना काम, अपनी रिसर्च जो है वो खुद करेगा। तो इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा भी है कि रिसर्च मेथड वो मेथड है टीचिंग का जिसके अंदर हम बच्चे को एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में देखते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर या जैसे एक जासूस होता है, एक डिस्कवरर होता है, एक साइंटिस्ट होता है, उसके रूप में हम उसको देखते हैं। अब ये मेथड क्या है, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, क्योंकि बच्चे का दिमाग चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो वो हर मेथड जिसमें बच्चे का दिमाग चलेगा वो साइकोलॉजिकल होगा। तो ये साइकोलॉजिकल है, बच्चे की एज के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि मैं 12वीं के बच्चे को ये होल्ड होमवर्क या ये प्रोजेक्ट दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। 12वीं के बच्चे का प्रोजेक्ट अलग तरीके का होगा। ठीक है, ये हम क्लास 4, 5 में या 3rd में ये वाले प्रोजेक्ट्स हम दे देते हैं। तो ये
ये बच्चों की नीड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से। इससे क्या है, बच्चा इतिहास से भी जुड़ रहा है, उसको ये भी समझ आ रहा है कि मेरे माँ बाप के टाइम पे क्या दौर था, मेरे टाइम पे क्या दौर है, क्या बदलाव आ चुके हैं। तो बच्चा पास्ट को भी समझता है, तभी अपने फ्यूचर को बेहतर बनाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर हमारी आती हैं। बस इसके डीमेरिट्स ये हो जाते हैं कि टाइम टेकिंग होता है, हर टॉपिक जो है रिसर्च मेथड के जरिए से नहीं कराया जा सकता। बच्चे जो हैं कभी कभी जब रिसर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा ही अंदर तक चले जाते हैं उस रिसर्च के, या बच्चे जो है रिसर्च करने से अलकसाते हैं, उनको आलस आता है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं जो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो बीच बीच में ना बोलते रहा करो, मेरे ना गले की ऐसी की तैसी हो जाती है, मैं इतना लगातार बोलती हूँ। ठीक है, आधा घंटा ना मैं पढ़ जाती हूँ तुम्हारी क्लास लेने के बाद। प्रोजेक्ट मेथड, एक तो सर ने मुझे इतना कम टाइम दिया है ना, इतनी सारी बुक्स हैं खत्म कराने के लिए। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड के पापा कौन है बेटा? WH किल पैट्रिक। प्रपाउंडर लिखो, फादर लिखो, कुछ भी लिख दो, फाउंडर लिखो, जो याद आए वर्ड वो लिख दो, कि जनक, पिता, जो भी। WH किल पैट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? जैसे अभी मैंने तुम्हें डिस्कवरी मेथड समझाया, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर आप क्या बताओगे कि टीचर जो है वो पर्पसफुल प्रोजेक्ट देगी, मीनिंगफुल होना चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है, कैसे करना है कि टीचर क्या करेगी बेटा, पहले सिलेक्शन करेगी। ठीक है, मान लीजिए उसने 5-6 प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिए। अब उसने ये नहीं करना कि पहला प्रोजेक्ट जो है वो रोल नंबर 1 से 10 करेंगे, दूसरा जो है वो 10 से 20 करेंगे। मान लो इस रोल नंबर वाले बच्चे को ये प्रोजेक्ट ना पसंद आ रहा हो, उसको ये वाला प्रोजेक्ट पसंद आ रहा हो, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। पर ये चीज होती है, टीचर यही चीज करते हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है कि आप बच्चों से चूज करवाओ, लेट द चाइल्ड चूज। ठीक है, बच्चे को चूज करने दो कि इसको कौन सा प्रोजेक्ट करना है। ये अपनी पसंद के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करेगा। आप उसके सामने ये प्रोजेक्ट्स रख दो कि भैया ये 4, मैंने 5 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं, ये टॉपिक्स हैं, अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा जाना है। इस बच्चे को ये वाला चाहिए, इस बच्चे को ये वाला चाहिए, इसको चाहिए ये, इसको चाहिए ये, इसको चाहिए ये, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। इनकी मर्जी है। ठीक है, हमें नहीं डिसाइड करना चाहिए कभी भी प्रोजेक्ट मेथड में। तो ये पहली चीज प्रोजेक्ट मेथड में याद रखनी चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट पूरा आता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड को प्रायोरिटी जरूर देनी चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड जो है साल में 1 या 2 बार जरूर होना चाहिए। प्रैक्टिकल होता है, बच्चे इस नॉलेज को दिमाग में बिठा के रखते हैं, चीजें ज्यादा सीखते हैं। कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, प्रॉब्लम जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हो वो ऐसा दो जो प्रॉब्लमैटिक हो, मतलब कि कोई इशू होना चाहिए उसके अंदर जिसको बच्चे रिजॉल्व कर पाए उस प्रोजेक्ट की मदद से। तो पहले आपने सिचुएशन, स्टेप्स क्या है, पहले आप सिचुएशन क्रिएट करिए बच्चों को कि भाई हम जो है प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और ये प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। इसके बाद आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए कि भाई मैंने ये 4-5 प्रोजेक्ट्स जो है इनको सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, डिजाइन करिए। डिजाइनिंग यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो कितने टाइम में होना चाहिए, क्या टाइप होना चाहिए उसका। ठीक है, कितने बच्चे एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दीजिए प्रोजेक्ट को, यानी बांट दीजिए कौन बच्चा कौन सा प्रोजेक्ट करेगा, किसको किस में इंटरेस्ट है, बच्चों को बता दीजिए भाई, चूज कर लो खुद से आके। ठीक है, और जब बच्चे वो प्रोजेक्ट करके लाएंगे तो आप क्या करोगे बेटा, उसका मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी आपने उसके प्रोजेक्ट को देखना है। उस प्रोजेक्ट में आपने देखना है कि बच्चे ने अपनी कितने इंटरेस्ट शो किया है, कितनी उसने मेहनत की है, कितनी रिसर्च उसने की है। ये नहीं कि बस हाँ भाई इसका प्रोजेक्ट जो है ज्यादा सुंदर लग रहा है तो इसको 10 मार्क्स दे दिए, इसका प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा तो इसको 2 नंबर दे दिए। ये नहीं करना। हो सकता है ये बच्चा दुकान पे से बनवा के ले आया हो 300 रुपए में, 400 रुपए में, और ये जो बच्चा है इसने अपनी मेहनत से जो छोटे मोटे रिसोर्सेज थे इसके पास उससे बनाया हो। तो ये कभी नहीं करना। आपने बच्चों को इवैल्यूएट करना है। आप उनसे इस प्रोजेक्ट पे सवाल पूछो। आप पूछो कि बेटा कैसे बनाया, कहाँ रिसोर्सेज क्या थे आपके। एक पेज रिसोर्स का बनवाओ कि मुझे रिसोर्स लिख के दो, इसमें आपने मटेरियल कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया, क्या रिसोर्सेज थे, क्या रिसर्च थी आपकी। ठीक है, तो इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है। आप कभी भी, जैसे मैंने देखा है मेरे बेटे के साथ हुआ था लास्ट ईयर, हॉलीडे होमवर्क उसका हुआ। ठीक है, तो चार्ट्स दिए थे टीचर्स ने। मैंने बोला कि बेटा मैं नहीं बनाऊंगी आपके चार्ट्स, हॉलीडे होमवर्क आपका है। मैं भी जब स्कूल जाती थी तो मैं खुद बनाती थी, हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें होमवर्क भी नहीं कराया।
चाहे हम नर्सरी में हो चाहे हम केजी में हो, हम खुद ही करते थे, जो भी समझ आया नहीं आया, पिटे मार खाई, जो भी था खुद बनाओ। उसने बहुत बड़े चार्ट पे एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, क्योंकि उसके हाथ छोटे थे भाई, वो बहुत बड़ा नहीं बना पा रहा था, उसकी समझ के हिसाब से उसने बना दिया। टीचर ने उसको मार्क्स नहीं दिए अच्छे, चार्ट पेपर पे वो चेक करके ऐसे मार्क्स लिख रही थी, उन्होंने मार्क्स नहीं दिए। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, ठीक है। उसने बताया मुझे आगे कि मम्मा एक बच्चा था, उसने बहुत प्यारा चार्ट बनाया था, बहुत प्यारे कलर थे, उसकी मम्मी ने बनाया था, मैम ने उसको पूरे मार्क्स दिए। मैंने कहा बेटा आज के बाद चार्ट नहीं बनाओगे आप स्कूल में। मैंने इस साल उसको हॉलीडे होमवर्क ही नहीं कराया। जो 10 पेज राइटिंग्स देते हैं, 10 पेज कहते हैं टेबल लिखो ये लिखो, मैंने कहा बेटा कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर स्कूल के अंदर इवेल्युएशन का मेथड बिल्कुल खराब है, ये चल रहा है, तो आप नहीं करोगे। और उस मैंने कह रहा मैं मैम से क्या कहूंगा, मैंने कहा आप जाके बोलना कि मैम जो मैं मुझे नहीं आता, मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती, मेरा मन नहीं था, वेकेशन एंजॉय करने के लिए होती है, मैंने एंजॉय किया, और आप बाकी बात मेरी मम्मा से कर लेना। मैंने कहा बदतमीजी नहीं करनी, प्यार से बोलना है, ठीक है। तो बच्चा जो है एक मेहनत करके जा रहा है, खुद से डायग्राम बना रहा है, उसके आधार पे मार्क्स दो ना। पेरेंट्स को क्यों होमवर्क मिल रहा है, ठीक है। अब इसी वजह से हमारे जो बच्चे हैं ना, इनमें स्किल्स नहीं डेवलप हो रही। हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स सीधे बोलते थे हमें नहीं पता खुद करो, हमें नहीं पता खुद करो, पढ़ना भी खुद है, लिखना भी खुद ही सीखना है, ठीक है, चार्ट्स भी खुद ही बनाने, आड़ा टेढ़ा करते करते हम सीख जाते थे। हमारे बच्चों को नहीं आ रहा वो चीज, वो स्किल्स डेवलप नहीं हो रही जो बेसिक स्किल्स होती थी, ठीक है। तो ये चीज है कि आप इवैल्यूएशन जो है वो सही आधार पे करो, सही तरीके पे, कि बच्चे को होमवर्क दिया है तो बच्चे के काम पे। बहुत करते हैं टीचर्स के बच्चे ने बनाया है, अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटा दो। क्लास में रिप्रेजेंट भी नहीं करती, भाई ये चार्ट सुंदर नहीं लग रहा, इसको मैं वॉल पे नहीं लगाऊंगी, एक बार लगा के तो देखो, उसने इतनी मेहनत से बनाया है, ठीक है। तो ये चीजें जो है बच्चों की फीलिंग्स जो होती हैं, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और मैं बहुत बुरी माँ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टीचर्स को बहुत वो करती हूँ टॉर्चर, मैं टीचर्स को कुछ नहीं कहती, बस मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि ये चीज़ छोड़ दो, फिर आप अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है। मैं उसको रेगुलर स्कूल भी नहीं भेजती, मुझे पता है, मैं बस सर्टिफिकेट के लिए भेजती हूँ कि बस मार्कशीट चाहिए मेरे को, फॉर्मेलिटी के लिए भेजती हूँ, मतलब मैं भेजती हूँ उसको तो, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में वही डाल देना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, लव, कोऑपरेशन डेवलप होता है, ठीक है। बच्चे डेली लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, बच्चे रिसर्च कर पाते हैं, हार्मनी डेवलप होती है, इंटरेस्ट आता है, अपनी एबिलिटी के हिसाब से बच्चा काम करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, ये सब, लिमिटेशंस यही है कि हर टॉपिक जो है वो प्रोजेक्ट मेथड से नहीं हो सकता। अगर हम हर टॉपिक पे प्रोजेक्ट मेथड देंगे तो सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम से, फिर एग्जाम्स भी आते हैं, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट मेथड जो है वो हमारा हर सब्जेक्ट में भी लागू नहीं होता। जैसे इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट मेथड नहीं समझ आता कि क्या दिया जाए, ठीक है। साइंस में दे देता है इंसान, मैथ्स में दे देता है, एसएसटी में भी प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके, और एक चैलेंज भी है टीचर के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लाना जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए। इसके बाद आता है बेटा आपका, क्या आता है, फिर आपका लेसन प्लान है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है लेसन प्लान, बेटा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। वही सेम लेसन प्लान क्या होता है, जब हम अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लेते हैं, डेली ये सोच के जाते हैं कि आज मुझे क्लास में कैसे पढ़ाना है। ईयरली प्लान होता है बेटा, पूरे साल का प्लान बना लेना, ठीक है। पूरे साल का प्लान बना लेना, जैसे पूरे साल का प्लान होता है आपका कैलेंडर, ईयरली प्लान होता है आपका कैलेंडर बेटा, बेसिकली कि भाई अप्रैल और मई, 15 मई तक जो है हमारा स्कूल खुला रहेगा, फिर हमारी छुट्टी रहेगी जून तक, फिर जुलाई में हम जो है फर्स्ट ड्यूटी करा देंगे, ठीक है। फिर अगस्त में रिवीजन चलेगी, सितंबर में हमारा जो फर्स्ट मिड टर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सिलेबस चलेंगे, फिर ये एक बेसिकली ईयरली प्लान तुम्हारा कैलेंडर होता है। यूनिट प्लान क्या होता है, जब आप अपने इंडेक्स को, जो आपकी बुक्स में इंडेक्स होता है चैप्टर 1 2 3 4 5 6, उसको बांट लेते हो कि भाई ये मुझे अप्रैल में कराना है, ये मई में हो पाएगा, ठीक है। जुलाई में तो यूटी शुरू हो जाएंगे तो एक ही चैप्टर हो पाएगा जुलाई में, अगस्त में जो है रिवीजन भी करानी है तो एक चैप्टर अगस्त में हो पाएगा, सितंबर में एक भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मिड टर्म्स चलेंगे तो सीधे अक्टूबर में आ जाएगा। अब अक्टूबर नवंबर में दिवाली भी आएगी, बहुत सारे त्योहार आएंगे, छुट्टी आएंगी, तो इसमें भी बस मैं एक ही चैप्टर करा पाऊंगी या आधा चैप्टर करा पाऊंगी। ये यूनिट प्लान होता है। और लेसन प्लान आपको पता ही है, जो मैंने आपको बता रखा है, जो डेली का आप लेसन प्लान बनाते हो कि भाई कल मेरी क्लास है तो कल क्लास में मैं जाऊंगी तो ये एक्टिविटी करूंगी, बच्चे ये एक्टिविटी करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे मैं ये लिखूंगी और ये टीएलएम मैं यूज करूंगी,
ठीक है, ये मेरा आउटकम होगा। मतलब टीचर्स एक्टिविटी होती है ऑब्जेक्टिव, आप क्या सिखाना चाहते हो। स्टूडेंट एक्टिविटी होती है आउटकम, बच्चा आपका क्या सीखेगा। जैसे इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट टीचर विल हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ नाउन। आउटकम क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन नाउन, ये आउटकम है। ठीक है, फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है बेटा। मेरिट्स क्या है यूनिट प्लान के, कि चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है, टीचर को पता रहता है मैंने कितना पढ़ा दिया, कितना और पढ़ाना है। टीचर जो है उसकी भी क्या बोलते हैं स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, इन्हांस्ड होती हैं। ठीक है, ये जो नॉलेज है ये परमानेंट होती है, क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, टीचर एक्टिव रहता है, टीएलएम का इस्तेमाल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, डीमेरिट्स ये हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, एक डिफिकल्ट काम है टीचर्स के लिए, मोनोटनस है, बोरिंग हो जाता है रोज़ रोज़ लेसन प्लान्स बनाना, मैकेनिकल है, एक्सपेंसिव है, टीचर सेंटर्ड भी है, क्योंकि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें बच्चों की राय नहीं पूछते हैं, हम खुद ही बना लेते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद इसके स्टेप्स तो मैंने आपको बता ही रखे हैं बेटा। पहले आपका वो आ जाएगा डिटेल्स, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, टीचिंग एड्स, प्रीवियस नॉलेज, स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रेजेंटेशन, ब्लैक बोर्ड समरी, रिव्यू, होम असाइनमेंट। ठीक है, अच्छे लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि यूनिट्स जो है वो प्रॉपरली डिवाइडेड हो, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसमें, सही टीएलएम यूज होने चाहिए, प्रीवियस नॉलेज बच्चे से पूछी जाए, भाषा आसान होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, डायग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं, आपकी टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, होमवर्क ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हाउ टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान बाय यूजिंग पावर पॉइंट। पावर पॉइंट यही देखो जो मैंने आपके सामने खोल रखा है। तो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें हम पावर पॉइंट के अंदर अब आप देख ही लो सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे मैं शेप्स भी डाल सकती हूँ, मैं आइकॉन्स भी डाल सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं 3D मॉडल्स डाल सकती हूँ, स्मार्ट आर्ट डाल सकती हूँ, चार्ट डाल सकती हूँ इसके अंदर। ठीक है, अलग अलग चीज़ें मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ, डायग्राम्स, पिक्चर, ग्राफ, टेबल, वीडियो, ऑडियो, स्लाइड्स। ठीक है, मैं इसमें ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, मेरी इक्वेशंस हो गई, यहाँ से मैं अलग अलग इक्वेशंस डाल सकती हूँ, वर्ड आर्ट हो गया, स्लाइड्स हो गई, मैं इसको स्लाइड पे चला सकती हूँ, टेबल्स डाल सकती हूँ, पिक्चर्स डाल सकती हूँ, मैं ड्रॉ कर सकती हूँ अपने हाथ से कुछ भी अगर मुझे ड्रॉ करना है, डिजाइंस, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। पावर पॉइंट पहले अच्छे से ऐसे समझाना है आपने। ठीक है, इसके बाद पावर पॉइंट स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है भाई, स्टार्ट के बटन पे जाते हैं हम। पावर पॉइंट हमारा एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस में हम पावर पॉइंट पे क्लिक करते हैं और पावर पॉइंट हमारा स्क्रीन के ऊपर खुल जाता है। स्टेप्स बता दिए। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या बता देना है, इसके अलग अलग बटन्स के बारे में बता देना है कि इसमें होम बटन होता है, होम बटन के अंदर आप नई स्लाइड, लेआउट, शेप्स वगैरह ये सब डाल सकते हो। इंसर्ट बटन होता है जिसमें आप टेबल, पिक्चर, न्यू स्लाइड, शेप, आइकॉन्स ये सब इंसर्ट कर सकते हो। ड्रॉ में ड्रॉ कर सकते हो, डिज़ाइन में आप डिज़ाइन चूज कर सकते हो, ये डिज़ाइन हमने अलग अलग चूज कर लिए इसके। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। ठीक है, इस तरीके से चूज कर लिया डिजाइन हमने। ट्रांजिशंस में आप अलग अलग ट्रांजिशंस दे सकते हो, जैसे भाई ये फेड होके आ गया, ये पुश होके आ गया, इस तरीके के ट्रांजिशंस आप डाल सकते हो। एनिमेशंस में आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हो कि भाई अभी मैंने कुछ सिलेक्ट कर नहीं रखा तो एनिमेशन आ नहीं रहा। स्लाइड शो में स्लाइड शो, रिव्यू में रिव्यू, व्यू में व्यू, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग, हेल्प में हेल्प। बता दिए, कुछ टैब्स बता दिए इसके। अब पीपीटी लेसन प्लान में यूजफुल क्यों है, तो भाई इससे ओरल प्रेजेंटेशन बन जाती है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, एफर्ट्स लगते हैं ज़्यादा, लेकिन एक सिंगल क्लिक में अगर एक बार पीपीटी बन गई तो एक क्लिक करना है और मेरी पूरी पीपीटी जो है वह एनिमेशन में चलने लग जाएगी। ठीक है, पिक्चर्स को इजीली इधर से उधर ड्रैग कर सकती हूँ, क्लिप आर्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इंटरनेट जो है उसमें अपनी पीपीटी चला सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आएगा इसमें, कितना बड़ा चैप्टर है यार, ये खत्म ही ना होके दे रहा। ओहो, अभी तो सब्जेक्ट्स भी हैं इसमें। क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। अब जो आपका टॉपिक आता है, ओ ये हटेगा कैसे, कैसे हटाते हैं इसको, अरे
ये हटता कैसे है ये तो बताओ मुझे। देखो कंट्रोल प्लस जेड, 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 जेड भी नहीं हो रहा। ओ क्या हो गया, कोई नहीं इसी बता देती हूँ। क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी कैसे करें? क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ न्यू बनाना, ओरिजिनल। ठीक है, तो भाई मैथ्स के अंदर क्रिएटिविटी कैसे करें? मैथ्स में हम हमारी इमेजिनेशंस और जो रियल थॉट्स होते हैं उनको यूज कर सकते हैं, नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को परफेक्ट करना एक क्रिएटिविटी है, कैलकुलेशन परफेक्शन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस एक क्रिएटिविटी है। जब हम उससे कंपास से या डी से जो प्रोटेक्टर होता है उससे हम ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं। आप करते हो ना ऐसे कि भैया यहाँ से इस तरह से काटा, इसको ऐसे काटा, इसको काटा, 90 डिग्री का एंगल हो गया, फिर यहाँ से इसको काटा, इसको काटा 90 डिग्री, और आपने कंपास की मदद से एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी डेवलप होती है। क्रिएटिविटी ये भी है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करते हो अपने अंदर। ठीक है, आप एस्टिमेशन सीखते हो, राउंड ऑफ करना, अप्रॉक्स करना। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन सीखते हो, पैटर्न सीखते हो। पैटर्न बनाते हैं ना इस तरीके से कि भाई देखो एक एरो जो है वो इस तरीके से जा रहा है, दूसरा एरो फिर इस तरीके से जा रहा है, तीसरा एरो फिर इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, फिर चौथा एरो इस तरीके से जा रहा है, तो बताओ आगे के डैश में क्या होगा? तो पैटर्न सीखते हो, रिप्रेजेंटेशन सीखते हो। रिप्रेजेंटेशन में आप क्या सीखते हो बेटा? जैसे पाई चार्ट बनाना, ठीक है, ग्राफ बनाना, बार ग्राफ। ठीक है, इसके बाद अब ये कैपेबिलिटीज जो है इनको समझा देना है आपने। जैसे परफेक्शन इन कैलकुलेशन है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो होता है ये आपका इसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस लगते हैं बेटा आपके, इसी के रिवॉल्व ये चारों ओर घूमता है। अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं मैथ्स के अंदर जिसमें कैलकुलेशन स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने बताना है कि अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स और साइजेस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, नोट्स में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों को कराते हैं इसमें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अंदर हम बच्चों को क्या करते हैं भाई, प्रॉब्लम देते हैं, उनके सामने रखते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर वेरीफाई करते हैं। एस्टिमेशन के अंदर हम राउंड ऑफ सिखाते हैं, आप सबने सीखा होगा राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। तो अगर मैं 53 लिखती हूँ तो आप इसको 50 कर देते हो, अगर मैं 69 लिखती हूँ तो आप इसको 70 कर देते हो, है ना। और पैटर्न्स का यूज करना, तो ये सारे एग्जाम्पल आप बना के इस तरीके से इनको समझा सकते हो। फिर आता है एक्टिविटीज। इसमें हेल्पफुल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी। ठीक है, इसमें बतानी है बेटा आपने एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटीज आप बता दो, एक्टिविटीज रिलेटेड टू करिकुलम। बोर्ड छोटा हो गया मेरा। करिकुलम में आपने क्या क्या बता देना है कि भाई जैसे आपका सीसीई पैटर्न आया था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसमें क्या था, बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती थी बच्चों को। ठीक है, अभी भी है, सीसीई नहीं कहते हैं लेकिन अभी भी एनईपी के जरिए से जो है हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए से सिखाते हैं। जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, गेम्स हो गया, सॉन्ग्स, पोएम्स हो गए। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज आपने बता देनी है। जैसे कि मान लीजिए हम एक चैप्टर करा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आप क्या करोगे, बच्चों को बोलोगे अपनी अपनी फैमिली की एज जो है वो लिखो। ठीक है, और एज लिखने के बाद इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करो। ठीक है, मान लीजिए मेरे घर में मैं 31 की हूँ, मेरा बेटा जो है 8 साल का है, मेरी मम्मी का लगा लो 55 साल की हो गई, मेरा भाई जो है 36 साल का हो गया। अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाओ, तो ये एक एक्टिविटी हो गई। दूसरी आपकी फ्रैक्शन,
ठीक है। फ्रैक्शन में आप क्या कर सकते हो, बच्चों को पेपर कटआउट्स दे सकते हो, बोलो कि इसको फोल्ड करो, पहले हाफ हो गया, ठीक है, फिर एक और फोल्ड कर दो इसका, ऐसे बन जाएगा, तो 1/4 हो गया, ठीक है। फिर रेशियो प्रपोर्शन पे एक्टिविटी करा सकते हो। रेशियो प्रपोर्शन पे आप कैसे करा सकते हो, वैल्यू प्रोवाइड कर दो बच्चों को, डेली लाइफ की चीजों की वैल्यू प्रोवाइड कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पिछले महीने मेरे घर में जो है 4 किलो आटा लगा था, इस महीने 2 किलो आटा लगा है, तो 4 किलो बाय 2 किलो रेशो हो गया, ठीक है। डेसिमल्स आते हैं, डेसिमल्स में क्या एक्टिविटी करा सकते हो आप कि भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 1 पैसे में कितने हो जाएंगे, 0.01 रुपीज, डिवाइड करो इस तरीके से, ओके। इसके बाद दूसरी आएगी बेटा आपकी एक्टिविटी रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक। तो अलग अलग टाइप्स के टीचिंग मटेरियल्स आप इसमें यूज कर सकते हो, टीएलएम यूज कर सकते हो, कलर्ड पेपर्स हो गए आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, ज्योमेट्रिक बॉक्स हो गया, जो ज्योमेट्रिक बॉक्स आते थे, ठीक है, सीजर्स हो गई, ये सारी चीजें आप रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेंगी टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्टिविटीज दे रखी हैं उनके लिए। इसके बाद एक्टिविटीज रिलेटेड टू टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड के अंदर आप क्या डाल सकते हो, जैसे कि एक तो आपके बेसिक चीज़ें हो गई, जैसे कि चौक हो गया, डस्टर, मार्कर, अलग अलग पिक्चर मॉडल्स, ठीक है, ये अलग अलग तरीकों से आप पढ़ा रहे हो। एक हो गया आपका इवैल्यूएशन करना बच्चों को, इवैल्यूएशन में टेस्ट दे रहे हो, प्रोजेक्ट दे रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं आपके पढ़ाने के, ठीक है, प्रोजेक्ट, नीटनेस, इन सब पे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भैया थक गई मैं, कितना बच रहा है अभी इसमें, जॉयफुल है, लाइब्रेरी लेबोरेटरी है, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स बच रहे हैं सारे, सब्जेक्ट्स हैं, और चलो यहाँ से ना कल कंटिन्यू करेंगे, अभी ये पूरी नहीं हुई है यूनिट, ठीक है, अभी क्योंकि इसके जो टॉपिक है ना थोड़े से बड़े हैं, 4-5 पेज और हैं अभी, ठीक है, यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे इसको। अब यार ये थोड़ा ऐसे हो गया, ये हट भी नहीं रहा, तो इसको समझ लेना जो भी लिखा विखा है ना, बॉर्डर में जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है। वैसे देखते तो होंगे, नहीं तो इतना टाइम कहाँ रहता होगा। मैथ्स क्लास 3 वीडियोस वगैरह देख रहे हो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लिया करो,